वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी की बैठक चल रही है। कभी देश के संसद भवन में तो कभी देश के दूसरे शहरों में मीटिंग हो रही है। इसी क्रम में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर जेपीसी की बैठक असम में हुई। इसकी अध्यक्ष जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने इसकी अध्यक्षता की। बैठकें आज से लेकर अगले 14 नवंबर तक देश के 5 शहरों में होंगी। पहले आपको बताते हैं कि किन किन शहरों में यह मीटिंग होगी। सबसे पहले गुवाहाटी में, उसके बाद भुवनेश्वर में, कोलकाता में, पटना में और लखनऊ में ये जो मीटिंग्स हैं वो होंगी जेपीसी की। ये अलग अलग शहर चुने गए हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। गुवाहाटी में मीटिंग होगी, भुवनेश्वर में, कोलकाता में, पटना में और लखनऊ में भी ये मीटिंग होगी। अलग अलग शहरों में ऐसे ही बैठक की जाएगी। गुवाहाटी में बैठक हो चुकी है और बाकी जो शहर हैं उसमें ये बैठक होगी। कई सारे लोग इसमें मौजूद रहे जो गुवाहाटी में बैठक हुई उसमें, मगर विपक्ष के नेता उन्होंने शिरकत नहीं की। और तो और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जेपीसी की मीटिंग पर भी सवाल उठा दिए, जिस पर जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने निशाना साधा है। वो हम आपको सुनाते हैं। This committee is only constituted by an honorable speaker Shri Om Birla ji. This committee is not constituted by the government. I think so it is duty to Sanjay Singh and to any other member of parliament who is not present here, rather blaming it is undemocratic. I think so he has opportunity, he gets opportunity if he could come here, so he can meet, he can discuss, he can understand the views of the northeast states. जेपीसी के दौरे का विपक्ष की तरफ से बहिष्कार करने पर बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने निशाना साधा है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए अपराजिता सारंगी ने विपक्षी सांसदों की आलोचना की है। वो सुनवाते हैं आपको। Suddenly they have decided not to join. Extremely unfortunate. And we have also come to know that some of them have gone to the extent of holding press conferences where they have alleged that the honorable chairperson of the committee, the Joint Parliamentary Committee, Sri Jagdambika Palji, has been completely undemocratic. I would say that the chairperson has been extremely democratic in his approach towards handling the things. वक्फ बिल को लेकर एक तरफ जहां संयुक्त सदस्यीय समिति की बैठक हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को पत्र लिखकर सरकार बनाने के लिए समर्थन की पेशकश की है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों का प्रचार भी करने की बात उसने कही है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें सामने रख दी हैं और इन शर्तों में सबसे पहले शर्त जो रखी है वो है वक्फ बिल का विरोध। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले को अपनी 17 मांगों वाला पत्र भी भेज दिया है, जिसमें साफ यह कहा है कि अगर महाविकास अघाड़ी उनकी शर्त मानेगा तो वो उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समर्थन करेंगे। वो 17 शर्तें क्या हैं, उन 17 मांग में से आपको कुछ जो है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। वक्फ बिल का विरोध किया जाए, नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण हो, महाराष्ट्र में मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह की जब्त जमीन के सर्वे की मांग की गई है। महाराष्ट्र के वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ का फंड दिया जाए, यह मांग है। 2012 से लेकर 2024 के दंगे फैलाने के आरोपों में जेल में बंद निर्दोष मुसलमानों को बाहर निकालने की मांग की गई है इस मांग पत्र में। मस्जिदों के इमाम और मौलाना को सरकार हर महीने 15,000 रुपए देने का वादा करे तब वो समर्थन करेंगे, यह शर्त रखी है। पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को भी प्राथमिकता दी जाए। शिक्षित मुस्लिम समुदाय को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के 50 उम्मीदवारों को टिकट भी दिया जाना चाहिए। सरकार की ओर से राज्य वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारियों की भर्ती भी की जानी चाहिए। ये वो शर्तें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए विधानसभा में एक कानून पारित किया जाए। उलेमा बोर्ड की मांग पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमलावर हैं। आज चुनावी सभा में महाविकास अघाड़ी को उन्होंने निशाने पर ले लिया। वहीं उद्धव गुट की नेता ने अपना जो बचाव किया और उलेमा बोर्ड के खत को बीजेपी की रणनीति बता दी।
कांग्रेस पार्टी अभी महाराष्ट्र में कोई उलेमाओं के समूह ने उनको एक ज्ञापन दिया कि 10% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम इसमें आपकी मदद करेंगे। एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। मैंने ना ही पत्र देखा, ना किसी की मांगे सुनी, ना मांगे पढ़ी, ना मांगों को स्वीकार किया गया है कि नहीं पता नहीं। मैं बस एक चीज कहूंगी, ये लेटर मीडिया को मिलता है। कोई भी एक फोटोग्राफ आप दिखा दीजिए जहां किसी नेता को मिलकर उन्होंने पत्र दिया होगा। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित बांटना, काटना और लूटना वाली जो राजनीति है, उसके चलते वो इस तरीके के मुद्दों को सामने ला रहे हैं।